Alright, so from today we are going to start new chapter, that is dual nature of radiation and matter. So as you know, कि matter behaves as particle and मतलब it may show particle property in some cases, and in some cases it may show radiation या फिर wave property. Similarly, radiation can also behave as wave or as particle. तो इसमें हमको ज्यादा इक्वेशंस की जरूरत नहीं पड़ने वाली है. We are just going to need at the most what is stopping potential and Einstein's photoelectric equation. So let's start with first question. The velocity, maximum velocity, words are important. So the maximum velocity of photoelectron emitted by the metal surface is V. Charge and mass of photoelectron is denoted by E and M respectively. The stopping potential in volt is. अगर आपको याद होगा, हम एक फोटोसेंसिटिव प्लेट लेते हैं और फोटोसेंसिटिव प्लेट पे हम photons इंसिडेंट करते हैं. So we incident photons on this photosensitive plate, and if the photons have sufficient energy, अगर photons के पास sufficient energy है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट होंगे, राइट. नॉर्मली हम इस प्लेट को नेगेटिव, इस प्लेट को पॉजिटिव रखते हैं नॉर्मली, बट वी कैन आल्सो चेंज द पोटेंशियल. हम इसको पॉजिटिव कर सकते हैं एंड अपोजिट प्लेट को नेगेटिव, कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव कर सकते हैं. ये इमिटर प्लेट है, ये कलेक्टर प्लेट है. तो इन दैट केस जिस इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होगा वही जा पाएगा. फिर हम लोग नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे थे. इफ यू रिमेंबर, हम कलेक्टर प्लेट सी का नेगेटिव पोटेंशियल हम इंक्रीज करते जा रहे थे. तो जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे तो एक गिवन पोटेंशियल पे हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन भी नहीं पहुंच पाएगा. उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल. So the potential at which electrons are stopped from reaching collector plate is called a stopping potential. So if you remember, maximum kinetic energy Kmax is equal to stopping potential into E, क्योंकि एनर्जी पोटेंशियल इनटू चार्ज ही होता है. तो हम लोगों ने इक्वेशन देखा था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV0 इन केस ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ mv स्क्वायर. हमको क्या पूछा है? हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है. therefore स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 is equal to 1/2 mv square by E. therefore you have V0 equal to V square by 2E by M. सिर्फ मैं M को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लेके गया. तो दिस इज ऑप्शन नंबर A. तो सिंपल क्वेश्चन था, 2 बार पूछा गया है, 2020 में और 2019 में. तो बस स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, दैट्स ऑल यू नीड टू नो. क्वेश्चन नंबर 2. Energy of incident photon on the metal surface is 3W and then 5W, where W is work function for that metal. The ratio of velocities of emitted photoelectrons is, if you remember, photoelectric effect. What we do is, हम इस metallic surface पे photons incident करते हैं, and due to this incident photons, electrons are being emitted. अगर फोटोन के पास टोटल एनर्जी E है which is equal to h nu मान लो, okay, और the energy required by the electron to free from the metal surface is called as work function, जिसको हम normally phi से डिनोट करते हैं. यहाँ पे phi को W बोला है, that's it. तो for example, फोटोन के पास 12 eV एनर्जी थी, for example, वर्क फंक्शन 10 eV है, तो बचा हुआ जो 2 eV एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन लेके जाता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सो आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, इफ यू रिमेंबर, हमने लिखा था ऐसा, टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के E. दिस इज व्हाट वी हैव
done earlier, तो ऐसा हमने ऑलरेडी देखा है, right? So now I can write down kinetic energy is equal to E minus W, where E is energy of photon. Kinetic energy is half mv square. This is E minus W, okay, and therefore you can write down V square equal to 2E minus W upon M. ऐसा आ जाएगा ये, okay. Therefore you will have V is equal to under root of 2 times of E minus W by M. ये फॉर्मूला मिल गया आपको वेलोसिटी का। अब एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन ऑन द मेटल सरफेस इज 3W, मतलब केस 1 में एनर्जी था 3W, E था 3W, और केस 2 में E था 5W। सो व्हाट यू कैन डू इज, बाय द वे, देखो अभी इलेक्ट्रॉन का मास तो कांस्टेंट रहेगा, 2 भी कांस्टेंट रहेगा, वर्क फंक्शन भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो मेटल सरफेस का प्रॉपर्टी होता है। तो यू कैन से वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ E minus W. So V1 by V2 is equal to under root of E1 minus W upon E2 minus W. This is equal to under root of E1. E1 3W दिया है minus W, E2 5W दिया है minus W. So this is under root of 2W by 4W. Cancel 1 by 2. So V1 by V2 is root of 1 by 2. Therefore V1 is root of 1 by 2 into V2. ऐसा है। तो you have option number C. आपको वैसे भी ratios of velocity पूछा था, तो they are asking you ratios of velocities. So anyways, so you have this ratios of velocities. Simple question था। So all you need to know is photoelectric equation. Next question: when a photon enters glass from air, which one of the following quantity does not change? जब भी एक फोटोन एयर से ग्लास में या एयर से वाटर में या वाटर से ग्लास में, जब भी मीडियम चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज होता है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज होगा। Energy is something which remains constant, so energy does not change. Next question: the light of wavelength lambda incident on the surface of metal having work function phi emits the electrons. So there is a light of wavelength lambda which is incident on the surface of metal, जिसका work function phi है, emits the electrons. The maximum velocity of electrons emitted is. So what is the maximum velocity of electron emitted? ऐसा आपको पूछा है। So अभी आपने देखा, just now we just did ना, हमने अभी किया ये। So you see, हमने already velocity का इक्वेशन बनाया है, वही यूज करना है। तो सिर्फ यहाँ पे वर्क फंक्शन को phi से डिनोट किया है, तो वापस वही है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ओके। दिस इज हाफ mv स्क्वायर, एनर्जी ऑफ फोटोन इज h nu, मतलब which is hc by lambda in reality, minus work function. Therefore you will have v square equal to 2 h nu minus phi by m आ गया। तो therefore v square equal to 2 nu frequency is c by lambda by m. Therefore you will have v equal to इस पूरे का स्क्वायर रूट 2 times of hc minus phi lambda by lambda upon m raised to half, मतलब आपको मिल जाएगा v is equal to 2 into hc minus phi lambda by m lambda raised to half। ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ओके। दिस इज व्हाट यू हैव। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एंड यू सी 2020 में मोर और लेस सेम टाइप के क्वेश्चंस अपीयर हुए हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन।
the graph of stopping potential against frequency nu of incident radiation is plotted for two different metals P and Q as shown in the graph. Phi P and phi Q are the work functions of P and Q respectively. Then what is the relation between these two work functions? Whether phi P is greater than phi Q or phi P is less than phi Q or phi P is equal to phi Q. तो आपको ये सब पूछा है. So देखो यहाँ पे क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली सिंपल. सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए फ्रॉम ग्राफ एज यू कैन सी. आपको पता होगा अगर आपको थ्योरी याद है, नहीं याद है तो नो इश्यूज, मैं बता देता हूँ आपको इससे. इफ यू आर प्लॉटिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी, ओके, और अगर आप दो अलग अलग मेटल्स के लिए प्लॉट कर रहे हो, लेट्स से यू आर प्लॉटिंग फॉर metal P and then you're plotting for metal Q. ओके, यहाँ ये जो लाइन जहां कट करती है जिसको नू और नू जीरो डैश बोला है, these are values of threshold frequencies. अगर आपको याद होगा the line where this P and Q cuts उसको बोलते हैं threshold frequency. So obviously as you can see threshold frequency of P is less than threshold frequency of Q. Okay, so this is important. Threshold frequencies you should know. अब आपको याद रहना चाहिए, but if you remember work function is H into threshold frequency. If you remember work function तो आप in terms of threshold frequency के टर्म में लिख सकते हो. What is threshold frequency? Minimum frequency required for photoelectric emission to happen. उससे कम frequencies पे emission नहीं मिलता है आपको. So you will have mu zero is equal to phi zero by H. Therefore you will have phi zero by H of P less than phi zero of H for Q. अभी H तो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो you will get work function of P less than work function of Q. और वर्क फंक्शन ऑफ P को बोला है phi P और इसको बोला है phi Q. हो गया आपका ऑप्शन नंबर B. ओके, दिस इज व्हाट यू हैव. अगला क्वेश्चन. If the maximum kinetic energy of emitted electrons in photoelectric effect is 3.2 into 10 power minus 19 joule. So, if the maximum kinetic energy of emitted electrons in maximum kinetic energy आपको दिया हुआ है, that is 3.2 into 10 power minus 19 joule. Okay, right? And the work function for metal is work function मतलब phi zero या फिर जो भी डिनोट आप कैसे भी करो, W से करो, phi zero से करो, 6.63 into 10 power minus 19 joule. Okay, then stopping potential and threshold wavelength respectively are. आपको stopping potential V0 पूछा है और आपको threshold wavelength पूछा है. तो threshold wavelength निकालना तो it's not a very big deal क्योंकि it is pretty simple thing. आपको पता होगा, अभी मैं लिखा था, this is h nu 0, so this is hc by lambda 0. अगर आपको याद होगा hc, ये अगर आप hc की वैल्यू डाल के आप जब इसको कन्वर्ट करते हो तो phi 0 happens to be 1242 eV में and upon lambda, but lambda 0 होता है नैनोमीटर में, याद रखना. You just have to put value of h which is 6.63 to 10 power minus 34. You have to put value of c which is 3 to 10 power 8 meter per second. Okay, correct, and that's it. So this is how you can do it. तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे. हाँ, ये EV में है, याद रखना, this is an EV. You have to convert this into joule also क्योंकि otherwise फिर problem create हो जाएगा if you don't convert it into joule. तो आपको लैम्बडा 0 मिल जाएगा नैनोमीटर में, which is equal to
1242/50 eV। ओके, तो EV से जूल में जाओ, 1242 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 50 जूल, मतलब EV टू जूल कन्वर्ट कर दिया हमने, और नीचे तो जूल में ही था तो जूल जूल कैंसिल होकर अल्टीमेटली यूनिट्स आपको नैनोमीटर मिल जाएंगे। देखो अगर आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला नहीं यूज करना है तो नो इश्यूज, पुट वैल्यू ऑफ H and C, दैट्स इट, वैसे भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद डायरेक्ट, you can just put values of H and C in SI units, ये तो SI units जूल में दिया ही है आपको, and find out lambda 0, वैसे भी चलेगा, so it's up to you basically। तो ये आ जाएगा 1242 into 1.6 into 10⁻⁻19, और 50 की वैल्यू कितने दी गई है आपको, 6.63 into 10⁻⁻19। तो उसको सॉल्व करो, ये गया, ये रफली 1/4 होता है, तो 1242/4, तो जो भी आएगा 3 and then 1 and something, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ये you have to do this, and obviously this you will get as 3000 angstrom, क्योंकि देखो ये यहीं पे रफली 300 आ रहा है, 3 जा 1 जा and something 0 point something 0.5 ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये नैनोमीटर में है, तो रफली बोल रहा हूँ मैं, ये नैनोमीटर से एंगस्ट्रॉम में आ गया आपका 3105। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी में है 3000 एंगस्ट्रॉम, यस 3000 एंगस्ट्रॉम इज इन ऑप्शन नंबर सी। ये मिल गया आपको लैम्डा 0, और क्या चाहिए हमको, और क्या पूछा है हमको, स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाउ डू यू फाइंड आउट स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो और भी इजी है, मतलब पहले तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना चाहिए था हम लोगों ने, क्योंकि मैंने अभी भी बताया kinetic energy maximum is E times of stopping potential, so stopping potential is kinetic energy maximum upon E, maximum kinetic energy is 3.2 into 10⁻⁻19, और ये आपका आता है 1.6 into 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 cancel, 1 जा and 2 जा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 2 वोल्ट, तो ये तो ज्यादा ही इजी है, ऑप्शन नंबर सी कंफर्म हो गया हमारा। So this is how you can solve। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इट्स एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, when photons of energy h nu fall on a metal plate of work function W0, photoelectrons of maximum kinetic energy K are rejected. If the frequency of radiation is doubled, the maximum kinetic energy of photoelectron rejected will be, when photons of energy h nu falls on a metal surface with work function W0, photoelectrons of maximum kinetic energy, you know what is maximum kinetic energy, so in the case 1 K1 is basically आपको पता है E minus phi 0, क्योंकि फोटोन का जितना एनर्जी है उसमें से कुछ एनर्जी यूज हो जाएगा टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वर्क फंक्शन, और बचा हुआ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हमने अभी भी देखा टोटल एनर्जी E is K plus phi, so K is equal to E minus phi, ऐसा आ जाएगा ये। ऑलराइट, तो ऐसा है ये E minus phi 0। ओके, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज डबल्ड, अगर हमने फ्रीक्वेंसी जो है रेडिएशन का डबल कर दिया, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन दैट केस क्या आएगा, सो ऑब्वियसली यहाँ पे वर्क फंक्शन को W0 बोला है सबसे पहले, ऐसा है, राइट। देन एंड ऑब्वियसली यू शुड नो कि ये जो E आता है दिस इज H nu, दिस इज H nu, इसको मैं H nu 1 बोल देता हूँ, ये केस 1 हो गया हमारा। केस 2 में जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा H nu 2 माइनस वर्क फंक्शन, सिर्फ फ्रीक्वेंसी डबल किया है, तो nu 2 is 2 times of nu 1 minus W0, ऐसा आप लिख सकते हो। This is how you are going to write it down। Alright, तो this is what you should know। अब एक काम करो, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो K2 minus K1 कर लो आप। ओके, इफ यू डू K2 minus K1
you will have 2h nu1 minus w0 minus h nu1 minus w0. ओके, तो ये आ जाएगा 2h nu1 minus h nu1 minus w0 minus minus plus w0, ये आपका हो गया कैंसल आउट। तो आपको मिल जाएगा k2 minus k1 is equal to, कितना आया k2 minus k1, h nu1, ओके राइट। तो आपको मिल गया k2 equal to h nu1 plus k1, राइट। बट व्हाट इज k1, what is k1? Substitute करके you can just solve this. So ultimately you will notice one thing, is that you are getting answer as B, है ना। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन सेकंड केस इज k1, k1 क्या था, k है, पहले केस में k बोला है, तो k1 इज k एंड nu1 इज इनिशियल फ्रीक्वेंसी इज nu, तो ये हो गया h nu प्लस k, हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन सिंपल था, आपको सिर्फ आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पता होना चाहिए। तो पहले केस में काइनेटिक एनर्जी है E minus phi0, that is h nu1 minus phi0, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड केस में h nu2 minus w0, nu2 is 2 times of nu1 minus w0, h nu1 into 2 minus w0, तो 2h nu1 minus w0, इक्वेशन नंबर 2 आ गया आपके पास। तो आपने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड देन फाइनली you have k2 equal to k1 plus h nu1, that's all you have। तो easily question solve होता है, this is very easy to solve। Next question, a metal surface is illuminated by light of given intensity, so you have a metal surface which is illuminated by light of given intensity to cause photo emission। if the intensity of illumination is reduced to 1/4 of its original value, then maximum kinetic energy of the photoelectron would, अभी देखो अगर आपको याद होगा, I told you one thing कि यहाँ पे जब मेटल सरफेस पे photons इंसिडेंट हो रहे हैं, so when you have photons being incident, है ना, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या था, अगर आपको याद होगा तो I told you this in theory in detail, और रिवीजन में भी हमने किया है। I told you कि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना, है ना। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स अगर बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। तो इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो मतलब आप इंसिडेंट फोटॉन का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहे हो, मतलब इंसिडेंट फोटॉन का आप एनर्जी चेंज नहीं कर रहे हो, you are just increasing number of photons and each photon still has the same energy। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मिलेंगे लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कब चेंज होगा, जब एनर्जी ऑफ फोटॉन चेंज होगा। मान लो मेरे पास पहले 12 eV का फोटॉन था, वर्क फंक्शन 10 eV है, तो जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है उसका एनर्जी होगा 2 eV। अगर मैंने यहाँ पे 12 की जगह पे 14 किया होता तो फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता इलेक्ट्रॉन का, लेकिन एज आई टोल्ड यू इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ओनली मींस इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटॉन्स, दैट्स इट, सो इट विल रिमेन अनचेंज्ड, ऐसा है। व्हेन सर्टेन मेटल सरफेस इज illuminated with a light of wavelength lambda, the stopping potential is V। When the same surface is illuminated by the light of wavelength 2 lambda, the stopping potential is V by 3। The threshold wavelength for the surface is, very good question। Now if you remember, अगर आपको याद होगा कि maximum kinetic energy ये आता है E into stopping potential V0 ना, so it turns out to be EV0, right। maximum kinetic energy you can find, आप कैसे करोगे maximum kinetic energy के लिए, you will be writing this as h c 1 by lambda minus 1 by lambda 0 equal to EV0। अब ये कहाँ से आया, मैं बताता हूँ कहाँ से आया।
हमने अभी अभी देखा, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, we just saw kinetic energy is energy of incident photon minus work function phi 0. Okay, what is energy of photon? H nu. What is work function? H nu 0. Right? Good. Now what is nu? C by lambda 0. इसमें से मैं अगर HC कॉमन निकाल लेता हूं तो मुझे मिल जाता है एग्जैक्टली दिस इक्वेशन। तो इक्वेशंस कहां से आए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, ये आपको पता ही है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से पता ही है आपको। सो यू हैव दिस इक्वेशन। ओके, अब पहले केस में वेवलेंथ, इंसिडेंट वेवलेंथ था लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल था v। तो मैं केस 1 के लिए लिख सकता हूँ, केस 1 के लिए hc इंटू 1 by lambda minus 1 by lambda 0 equal to ev, क्योंकि in this case you have stopping potential as v, you have lambda as lambda की वैल्यू लैम्बडा ही है वहां पे। ओके, केस 2 में जब आप लिखोगे, और केस 2 you can write hc 1 upon 2 lambda, क्योंकि अब लैम्बडा की जगह पे 2 लैम्बडा माइनस 1 by lambda 0 इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल v by 3 है। ये जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन में मैं वैल्यूज डाल रहा हूं। राइट, यू हैव दीस टू, ऐसा आपके पास इक्वेशन आ गया। अब व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको पूछा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके, मतलब आपको लैम्बडा 0 पूछा है। तो ऐसा करते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, इसको कर देते हैं डिवाइड। लेट्स डिवाइड दिस। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2, so you have hc ऐसा है, you have something like this। hc cancel, ev cancel। चलो इसको solve, so you have to solve this now। So what I'll do is I'll just copy paste this on the next page। उसमें से जो जो कैंसिल हो गया उसको हटा देते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये जो 3 है ये ऊपर जाएगा, तो दिस विल बी ओवर हियर, और ये जो फैक्टर है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन राइट डाउन। अल्टीमेटली हमारा एम है टू फाइंड आउट लैम्बडा 0। तो ये 1 by lambda minus 1 by lambda 0 इक्वल टू 3 by 2 lambda minus 3 by lambda 0। तो हमको लैम्बडा 0 फाइंड करना है, तो लेट्स शिफ्ट दिस ओवर हियर, 3 by 2 lambda minus 1 by lambda, therefore you have 3 minus 1 by lambda 0 इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करो, 1 by lambda कॉमन निकालो, 3 by 2 minus 1 is half आ गया, तो 2 by lambda 0 is 1 by 2 lambda। तो आगे आपके पास यहाँ से lambda 0 इक्वल टू 4 lambda। 4 lambda आंसर है ऑप्शन नंबर सी में है। सो दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2019। अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क यू और कैसे सॉल्व करना है। तो आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ev0, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए।
and once you know this formula, maximum kinetic energy is E minus phi 0. So E is h nu, phi 0 is h nu 0. सब्स्टिट्यूट करते जाओ एंड सिंप्लीफाई करते जाओ, गेट अ जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन में लैम्बडा की वैल्यू पहले लैम्बडा डालो, दूसरे केस में 2 लैम्बडा डालो, दोनों को डिवाइड करो, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग ग्राफ्स show the variation of stopping potential corresponding to the frequency of incident radiation F for a given metal. तो जो ग्राफ है, they are showing you the variation of stopping potential with frequency. Okay, the correct variation is, अभी अभी हमने देखा कि correct variation is A, क्योंकि मैंने अभी अभी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया है, this one. So you already know stopping potential against frequency is a straight line which cuts frequency axis at some point, and that gives the value of threshold frequency. तो ये आपको already पता है, okay? Next question, the energy of an electron having de Broglie wavelength lambda is. So now we are moving towards de Broglie hypothesis. What is de Broglie hypothesis? De Broglie hypothesis के हिसाब से देखो, the thing is, शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत यहाँ से हुई थी कि रेडिएशन जो होता है उस it has dual nature. So radiation in some cases behaves as wave and some other cases behaves as particle. Example, interference, diffraction, पोलराइजेशन, ये रेडिएशन के वेव नेचर है। दिस इज अ प्रूफ कि रेडिएशन इज वेव। कॉम्पटन इफेक्ट, कोलिजन, क्योंकि कोलिजन पार्टिकल पार्टिकल में ही होता है, तो कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। दीज आर द प्रूफ दैट रेडिएशन आल्सो बिहेव्स एज पार्टिकल इन सम केसेस। अब डी ब्रॉगली ने बोला कि अगर रेडिएशन का ड्यूअल नेचर है, रेडिएशन वेव भी है इन सम केसेस, पार्टिकल है इन सम केसेस, तो व्हाई नॉट मैटर भी ऐसा होना चाहिए। मैटर शुड बी पार्टिकल इन सम केसेस एंड इट शुड बिहेव एज वेव इन सम केसेस। तो वहां से आता है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। वो बोलता है एनी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। तो एनी मूविंग पार्टिकल इज एक्चुअली हैविंग अ वेव एसोसिएटेड विद इट, but this wave is of very small wavelength, you cannot detect directly, but the wavelength of a moving particle is h upon momentum. Yes, this is what it says, right? Okay, आपको एनर्जी पूछा है, so this is de Broglie hypothesis. This is de Broglie hypothesis. आपको पूछा है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली देखो, अगर आपको याद होगा, मोमेंटम को आप लिखते हो m into v, है ना? दिस इज व्हाट यू राइट। फॉर अ मूविंग इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन E is half mv square. ओके, सो अब दो तरीके, इधर यू पुट v, ऐसा करो, यहाँ से आप v स्क्वायर इक्वल टू ले सकते हो, राइट? या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू अदर वे अराउंड दिस, इस स्टेप को यहाँ से हटा दो डायरेक्टली। व्हाट यू कैन डू इज मल्टीप्लाई डिवाइड बाय मास, तो m स्क्वायर v स्क्वायर बाय m, तो आपको मिल गया E इज इक्वल टू mv इज मोमेंटम, मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2m, तो momentum square is equal to 2me. Therefore momentum p is equal to under root of 2me. ये जाएगा इक्वेशन नंबर 1 में। Therefore lambda is h upon p, which is h upon 2me square root में, correct? Right. So now you have this, where E is kinetic energy. आपको kinetic energy पूछा है, तो लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2me है आपके पास। स्क्वायर कर दो दोनों साइड्स पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, लैम्बडा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2me. Therefore you will have E is equal to
h square upon 2m lambda square, h square upon 2m lambda square, ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन, ओके, तो सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, on a photosensitive material when frequency of incident radiation is increased by 30%, मतलब पहले केस में अगर फ्रीक्वेंसी नू है तो दूसरे केस में फ्रीक्वेंसी नू 1 प्लस 30% ऑफ नू 1, मतलब ये आपको मिल जाएगा नू 1 प्लस 0.3 नू 1, मतलब 1.3 नू 1, ऐसा मिल जाएगा आपको ये, ओके। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम 0.4 टू 0.9, मतलब पहले केस में काइनेटिक एनर्जी 0.4 eV है, दूसरे केस में काइनेटिक एनर्जी 0.9 eV है। वर्क फंक्शन आपको पूछा है, व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस, तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, वो अभी अभी आपने देखा, इट इज एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन φ0, right? This is what you know, okay? So now क्या फाइंड करना है, वर्क फंक्शन फाइंड करना है आपको, ऑल राइट। तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्या कर सकते हैं। सो बेसिकली ऑब्वियसली है, दिस इज वेरी ऑब्वियस थिंग, आई स्टार्ट अदर वे राउंड, मैं बोलूंगा मुझे पता है E इज इक्वल टू K प्लस फाइव, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी इज टू टोटल एनर्जी, ओके, राइट। E is h nu, केस वन में जनरल केस लिख रहा हूं यहाँ पे, फाइव प्लस काइनेटिक एनर्जी, ओके, वर्क फंक्शन को φ0 बोल दो तो फर्क नहीं पड़ता। अब केस वन, व्हाट इज केस वन, h nu 1 इक्वल टू φ0 प्लस k1, ओके, राइट, गुड। देन दिस इज h nu φ0 प्लस k1 कितना है 0.4, केस टू, इक्वेशन नंबर वन, case 2, what is case 2, you have h nu 2 equal to φ0 plus k2, मतलब h nu 2, what is nu 2, 1.3 times of nu 1, and nu 1 is nu, okay, so this is 1.3 times of nu equal to φ0 plus 0.9, equation number 2। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है, as you know we wanted to find out work function, तो क्या करेंगे अब, हाउ टू फाइंड आउट वर्क फंक्शन। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को आप, इक्वेशन 1 और 2 को आप सॉल्व करो। आई वुड से कि इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट दीस टू इक्वेशंस। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसमें से आपको h nu की वैल्यू मिल जाएगी, इट्स अप टू यू कि क्या करना है, डिवाइड करना है डिवाइड करो, सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट करो, इफ यू वांट टू डिवाइड डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइडिंग 1/2, so h nu upon 1.3 times of h nu equal to φ0 plus 0.4 upon φ0 plus 0.9, h nu cancel, आपको मिल गया φ0 plus 0.9 equal to 1.3 times of φ0 plus 0.4 into 1.13, 4 or 26, 5.2, 0.52, कुछ नहीं है, ये 1.3 को यहाँ पे लेके मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं किया है, सिंपल थिंग, ओके। सो नाउ लेट मी मेक सम स्पेस, सो सॉल्व करना, तो इसको सॉल्व क्या करना है, इजी है, 1.350 माइनस 50, राइट, 0.9 माइनस 0.52, 90 में से 52 गए तो इट्स 38, okay, so just solve this, 0.633.38, so you will have ultimately आपको मिल जाएगा 0.350 इक्वल टू 0.38, मतलब 50 is 0.38 by 0.3, okay,
तो ये 1.4 के आसपास आता है। एक्चुअली 1.3 से छोटा है तो 1.267 आएगा, क्योंकि 0.39 by 0.3 इज 1.3, तो ये 1.267 के आसपास आंसर आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल गेट। तो ऐसा आपको इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। सिंपल है, नॉट डिफिकल्ट रियली। Good, good. So we'll stop here for today and we'll do more questions in the next session.